नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है और मैं कहूंगा पूरे सभागार से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें नितिन जी का। हमने देखी उस उभरते भारत की झलक जिसने पूरी दुनिया को अभिभूत किया है और वो जो प्रगति की गाड़ी है, जो रथ है, उस रथ का पहिया, प्रगति का पहिया, उस पूरे विमर्श की धुरी आज आपके बीच में इस मंच पर है। नितिन जी, मैं एक बात याद कर रहा था, खेलों से राजनीति हालांकि खेल का मैदान नहीं है। सर्गेई बुबका एक हुए, पोल वॉल्टर थे, बहुत रिकॉर्ड बनाते थे और हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते थे। राजनीति में भी, एक भारतीय राजनीति में भी एक सर्गेई बुबका की तरह से आपकी छवि है। आप रिकॉर्ड बनाते हैं और बहुत रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आपने 7 विश्व कीर्तिमान बनाए हैं। वो विश्व कीर्तिमान किस मायने में अनूठे हैं और कैसे हैं, मैं चाहूंगा कि आप स्वयं आज इस सभागार में लोगों से साझा करें। देखिए, ये रिकॉर्ड कोई तय करके नहीं बने और रिकॉर्ड मैंने बनाया, केवल ये भी सच नहीं है। जो हमने बीजापुर सोलापुर रोड बनाया, सिंगल लेन रोड, एक 24 घंटे के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर्स सब ने मिलकर काम किया। अभी मुंबई वडोदरा में हमने सीमेंट कंक्रीट का जो काम किया रोड का, वो भी रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। ये जो रिकॉर्ड लगातार हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे टीम में, यानी आपको विशेष रूप से आप इसलिए ज़्यादा परिचित है कि मैं एक थोड़ी किताब लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फॉरेन जर्नलिस्ट जब पूछते हैं कि इतने रिकॉर्ड बने, इतना काम करते हो तो कैसा होता है, तो मैं जिन लोगों ने मुझे जीवन में जिनसे कुछ सीखने के लिए मिला, जिनको मैं अपने आइकॉन मानता हूँ, उसमें बाला साहेब देवरस जी के मैं सानिध्य में रहा, भावराव जी के सानिध्य में रहा, यशवंतराव केड़कर जी के साथ मैंने काम किया, दत्तोबन जी के साथ काफ़ी मेरा संपर्क रहा, मदन दास जी के साथ मेरा संबंध था और दत्ता जी डिरोगर, इनके साथ संपर्क था। अब ये तो चले गए। सदाशिव देवधर जो अभी हमारे विद्यार्थी परिषद के उस समय मार्गदर्शन वो थे। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि रिकॉर्ड हुए, इसका कारण हमारा एक सिखाया गया था कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर जब ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड दैट ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। और ये जो सामूहिकता है, सहृदयता है, समन्वय है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ पावर के कंसेप्ट है। आपको आजकल मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण याद रखता हूँ, ये स्टारबक्स का। मैंने उनकी किताब पढ़ी और मैं इस सब बातों में संघ और विद्यार्थी परिषद को देखता हूँ। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। वो स्टारबक्स ने एक बात कही कि जब तुमको सक्सेस मिलता है तो इसकी खुशी अगर सबसे ज्यादा आपको ही होती होंगी, देन दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है तो आपसे ज्यादा उसकी खुशी आपके सहयोगियों में, आपके कार्यकर्ताओं में, आपके मित्रों में होती है। देन दैट इज द ट्रू मीनिंग, जो सक्सेस का सही अर्थ है। मैं कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं हूं। अभी मैं ये शांति से जब वर्ल्ड में ये बात आप मत बोलिए, मैं ये पूछने वाला हूँ। पर मैं अब जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोलता हूँ या वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में बोलता हूँ, मुझे अभी 6 डिलीट मिल गई। अब 7वीं अभी आसाम के एक यूनिवर्सिटी की मिली है, मुझे जाना है। तो मुझे जब ये लगता है तब मैं लगता हूँ ये किस कारण है, ये सक्सेस कारण क्या है। तो ये सक्सेस यशवंतराव केड़कर ने बताई हुई टीम स्पिरिट, मिलकर काम करना, सामूहिकता, समन्वय, सौहार्द, सहिष्णुता, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, ये जो छोटी छोटी बात मुझे संगठन में सीखने के लिए मिली, वो मेरी कारपोरेट या
ये जो मैंने काम किया इस काम की स्ट्रेंथ बने। और वो टीम जो बनी अभी, उसके कारण मैं मुंबई में जब मंत्री था तो थोड़ा अनुभव उस समय आया। वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स। फिर ये मैं दिल्ली आया तो उसके कारण, और मैं आज भी मानता हूं कि आप हमारे यहाँ हम कहते हैं ना, कार्यकर्ता को हम उसके गुणों दोषों के साथ स्वीकारते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन हमको ऐसी बनानी है कि स्वीकार किए हुए कार्यकर्ताओं के गुणों को बढ़ाना है और दोषों को कम करना है और व्यक्ति निर्माण करना है। तो यही मैं यही बात करता हूं। और मैं एक बात अक्सर याद रखता हूं कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल वर्क एंड बिजनेस। मैं अभी मंत्री पद मेरा चला गया, एक अभी वो शायद उनका देहांत हो गया, एक खानसामा रहता है सोलापुर के गेस्ट हाउस में। तो मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 95-2000 में था। तो वो बाद में मैं महाराष्ट्र भूल गया, सब कुछ हो गया। मैं जब सोलापुर जाता था वो डब्बा लेके आता था स्टेशन में। तो मैंने उसको, रात को ट्रेन रहती थी, मैंने उसको बोला तुम क्यों आते हो? अब मैं तुम्हारा मंत्री थोड़ी हूं, अब मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं हूं, दिल्ली चला गया हूं, फिर भी तुम डब्बा लेके आते हो। तो उसने आंखों में आंसू लगाकर आकर मुझे कहा, देखो आप कहीं भी जाइए पर आप मेरे दिल में हैं। आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता। सर नाराज मत होइए, मैंने बनाकर लाई हुई रोटी और सब्जी और जो कुछ है आप जरूर खाइए, मुझे आत्मा को इससे बहुत शांति मिलेगी। तो यही तो अचीवमेंट है। आपको कितने बड़े अवार्ड मिलते हैं या कितना आपको पुरस्कार मिलता है, इससे ज्यादा छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता व्यक्ति आपके ऊपर प्रेम करता है, दैट इज टू बी द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस और सोशल वर्क। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस बात को ध्यान देता हूं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार बताया था, मैं उनके साथ प्रवास करता था, यंग था, और अटल जी की सभाएं होती थी, उनकी व्यवस्था में रहता था। तो उन्हें बोलते बोले, नितिन एक बात याद रखो कि घर पर जितने लोग मिलने के लिए आए हैं, आप कितने भी जल्दी में हो, उनको बिना मिले कभी मत निकल जाओ। एक एक दो आधा मिनट, कम 25 सेकंड मिलो, बात करो, सुन लो, और सबको मिलने के बाद घर से निकलो। ये छोटी छोटी बातें हैं। हमारे यहाँ एक किताब है जो लिखी है पूर्णांक अपूर्णांक से पूर्णांक की ओर। हाँ, अपूर्णांक से पूर्णांक। तो ये पूर्णांक की ओर प्रॉब्लम क्या है कि इट इज ए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। और मैं अब वो सब बातों को इकट्ठा करके मैंने उसकी किताब तैयार की है कि ये जो कारपोरेट और ये जो मेरे प्रोफेशनल जीवन के जो अनुभव आए पॉलिटिकल लाइफ में, उसके आधार पर ये क्या क्या संस्कार हुए, क्या क्या अनुभव आए और इसका उपयोग कैसे हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि द बेसिक स्ट्रेंथ इज मैं आपको नम्रतापूर्वक बता रहा हूं। मैं 75 में 11th में था, हायर मैट्रिक में, तो इमरजेंसी लग गई और दिसंबर में लगी 25 तारीख को। तो मैं उस समय संघ में एक्टिव था। तो हमारे सब विभाग कार्य और हम लोग मिलके वो साइक्लोस्टाइन मशीन रहती थी, उस पर वो पत्र निकालते थे। कालिदास कानगो करके एक तरुण भारत में पत्रकार थे, उनका देहांत हो गया। और बापू महाशब्द करके एक बहुत अपने पुराने प्रचारक थे, उनका साइक्लोस्टाइल मशीन का काम था। आपको मालूम है मराठी में एक सुंदर गीत है, असू अमी सुखाने पत्थर पायातील मंदिर उभविणे हेच आमुचे शील। यानी हम ये मंदिर के, ये बिल्डिंग के हम पत्थर है, जमीन पाइवे के पत्थर है, पर ये मंदिर बनाना यही हमारा शील है, यही हमारा कैरेक्टर। ये गीत उनका था, तो वो मुझे सिखाते थे और मैं रात को निकाल के फिर चौक में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करके पहुंचाने का काम कर। तो मेरा जनवरी फरवरी मार्च इसी में चला गया और मैट्रिक में मुझे 52% ही मार्क मिले। मेरी एम्बिशन थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर इंजीनियरिंग कॉलेज में साइंस ग्रुप में 50% से ज्यादा मार्क चाहिए थे और मुझे 49.26% मिले, क्योंकि मैं वो इमरजेंसी में ही चला गया। तो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ इंजीनियरिंग के एडमिशन को। और आज मुझे जब 6 डिलीट मिल गई तो अभी मैं डॉक्टर नहीं लगा था। तो मैं इसलिए नहीं लगा था कि मुझे अभी वो भी बात याद है, द पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, हाउ ही कैन बिकम ए डॉक्टर। बहुत सुंदर। नितिन जी, आपने अभी संघ के जिन तपस्वी प्रचारकों का नाम लिया,
मैं एक नाम और जोड़ता हूं और एक पुरानी घटना जोड़ता हूं। अब से 23 साल पहले हम लोग मिले थे। सुदर्शन जी सरसंघ चालक थे और अभी G20 हुआ है, जो बायोफ्यूल अलायंस हुआ, मुझे नितिन जी की याद आई, मुझे सुदर्शन जी की याद आई, मुझे उस जट्रोफा और IIT दिल्ली में जो स्वदेशी मेला हुआ था उसकी याद आई। अभी ये सुदर्शन जी ने मुझे दी हुई बात है। ये मैं बात चाहता हूं कि आप और मैं जानते हैं, मगर ये कहानी जो है, आज जो दुनिया बायोफ्यूल अलायंस की तरफ जा रही है, न्यू प्लांट तलाश रही है, आप उसकी कहानी बताएं। मुझे एक दिल में दर्द है कि सुदर्शन जी कहते थे कि इस देश का किसान ऊर्जा तैयार कर सकता है, इस देश का किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय दे सकता है, और बहुत सी बातें, वो खुद इंजीनियर थे और मुझे जब इंटरेस्ट था तो मुझे बुलाते थे और 2-2 घंटे मुझे ये टेक्नोलॉजी पे समझाते थे कि ये हो सकता है, वो सकता, प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल वो हमारे यहाँ हुआ, उस सबको दिखाते थे। बाद में उस लाइन पर आपने बुरहानपुर में भाषण भी दिया, वहां हम साथ साथ थे। और बाद में क्या हुआ कि मैं सुदर्शन जी की इस बात को मैंने स्वीकार किया। प्रॉब्लम यह है कि आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जब आप कहते हो तो अपने भी लोग उसको मानते नहीं, क्योंकि लोगों की लाइन होती है जो काम सीधे पद्धति से चल रहा है उसी को एक्सेप्ट करते। पेट्रोल और डीजल का पर्याय आएगा और इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल का, मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर, इतना बोलता था। मुझे हमारे बड़े बड़े नेता कहते, क्यों ये संभव है क्या, तुम क्यों बोलते हो, कहाँ होगा ये? मैं बोलता था ये होगा। अब प्रॉब्लम है कि आज लोगों को इस बात का विश्वास है कि ग्रीन हाइड्रोजन किसान बना सकता है, बायो इथेनॉल किसान बना सकता है। और उस दिन मुझे सुदर्शन जी की याद आई, जिस दिन टोयोटा की इनोवा गाड़ी 100% किसानों ने तैयार किए बायो इथेनॉल पर जिस दिन लॉन्च हुई और 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल पर जा रही है, और उसका एवरेज के हिसाब से पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है। यानी कंज्यूमर का बेनिफिट, ग्रीन फ्यूल के कारण पोल्यूशन नहीं के बराबर, और देश का इंपोर्ट खत्म हो जाएगा और गांव गरीब मजदूर किसान का भला होगा। ये जो आइडिया उस समय थी। अब आपको और अच्छी बात बताता हूं, सुदर्शन जी के लिए ये सही श्रद्धांजलि है कि अभी ब्राजील में हमारे एयरफोर्स ब्राजील का 22% इथेनॉल एयरफोर्स में फाइटर जेट में डाल रहा है। हमारे अभी पानीपत में इंडियन ऑयल, हम लोग उनके पीछे लगते थे, अभी प्लांट चालू हो गया। परली जो जलती थी, इस बार देखना है मुझे विंटर में, अब परली जलती नहीं, परली में वैल्यू एडिशन हुआ। अब परली से वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाते हैं, 150 टन बायो बिटुमिन बनाते हैं, और वो अब बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे देश में हमने पॉलिसी अब स्वीकार की है कि हम 8% बायो एविएशन फ्यूल हम एविएशन फ्यूल में डालेंगे। और आपको बताता हूं, सुदर्शन जी वहां तक सीमित थे, अब आगे देश गया। अब आने वाले 2 साल 3 साल के बाद कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और आप ये स्वदेशी स्वावलंबन की सबसे बड़ी बात है कि 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। मैं अभी, मुझे लोग पूछते हैं आप इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बोल रहे हैं, मिथेनॉल बोल रहे हैं, इथेनॉल बोल रहे हैं, बायो CNG, बायो LNG, सबको बोल रहे हैं, तो क्या होगा? मैंने बोला आप चिंता मत करो, आप सब में कितना भी दम होके आप करेंगे तो भी 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा। क्योंकि गाड़ियों की संख्या, ऑटोमोबाइल की ग्रोथ इतनी बड़ी हुई कि जब मैं मंत्री बना, ये मेरे पास ही डिपार्टमेंट है, तब 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, आज 12.5 लाख करोड़ की हुई है। पहले हम 7वें नंबर पे थे। यही आत्मनिर्भर भारत है, यही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। आज हम 3रे नंबर पर है। 2 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर भारत और चौथे पर अब जापान। और आपको मैं बताता हूँ, ये नेशनलिस्ट होने के नाते हमारा ये उद्दिष्ट है और मैं ये मिशन के रूप में मानता हूँ। आज ही मैं ऑटोमोबाइल के कंपनियों के साथ कार्यक्रम में गया था। हमें अब इंडिया को वर्ल्ड का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। 4.5 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है।
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स जीएसटी के रूप में देते हैं। 4.5 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है और आने वाले समय में हम वर्ल्ड के नंबर 1 बनेंगे और दुनिया के सभी कार, स्कूटर्स, ट्रक, ट्रैक्टर्स हिंदुस्तान में बनेंगे और सब देशों में यहां से निर्यात होंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। मैं मर्सिडीज लॉन्च की मैंने चाकन में, तो जर्मन से आए थे, उन्होंने कहा नितिन जी अभी हम लोग वी आर नॉट गोइंग फॉर पेट्रोल एंड डीजल, 100% अब इलेक्ट्रिक पे जाएंगे। हमारी इलेक्ट्रिक बसेस 5 साल के अंदर दिल्ली में आपको डीजल बस दिखेगी नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रक आएंगे। और अभी तो मैं दिल्ली से जयपुर वो केबल, इलेक्ट्रिक केबल डालकर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं और डीजल बस से 30% टिकट कम करके आप बिजनेस क्लास में बैठकर 1.25 घंटे में जयपुर पहुंचोगे और एयर होस्टेस आपको आएगी, चाय पानी नाश्ता देगी और ऐसी सर्विस शुरू नितिन जी इतना आकर्षक तरीके से बताते हैं कि व्यक्ति बहुत कन्विंस हो जाता है। पिछली बार मैं इतना कन्विंस हो गया कि आपने बोला इलेक्ट्रिक गाड़ी, मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद ली। पर आपको एक बात बता दूं, नहीं, मैं अभी पूछता हूं कि उसके बाद अभी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना है, आपने गाड़ी बनाने की बात कही, अभी एक आप इलेक्ट्रॉनिक वाहन का एक हाईवे आप ग्रिड पूरा बना रहे हैं, वो सपना कैसा है? क्योंकि हरी नंबर प्लेट तो दिखने लगी है, मगर हरी नंबर प्लेट के साथ अगर नेटवर्क नहीं मिलता तो चेहरा पीला भी पड़ जाता है। देखिए पहली बात तो ऐसी है कि कल मैं एनएचआई के चेयरमैन से बात कर रहा था, तो मुझे पैसे कैसे कमाना, जेब में 1 रुपया न होने के बाद भी 10,000 करोड़ का काम कैसे करना, ये मेरे पास कोई ना कोई उपाय होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब मैं जाता हूँ अनेक जगह, अपने रोड पर नेटवर्क ही नहीं आता मोबाइल का। आपने कहा, मैंने बोला एक काम करो, एक जॉइंट वेंचर में कंपनी बनाओ और ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी उसको बोलो हमारे रोड पर तुम्हारा टावर खड़ा करो और यहां से जितना होगा आधा पैसा तुम्हारा आधा हमारा। अब मैं इलेक्ट्रिक हाईवे भी बीओटी में बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक हाईवे भी। हाँ, और एक कंपनी आ भी आगे और मैं पैसे कमाऊंगा उसमें से। देखो आपको एक बात बताता हूं कि ये मथुरा है, मथुरा में 80 mld स्लज, जो गंदा पानी था टॉयलेट का, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, मुझे सब अधिकारियों ने कहा ये होगा नहीं। मैंने एक हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट शुरू किया वहां और उसमें जो सीवेज वाटर था वो शुद्ध करके इंडियन ऑयल को बेचने का तय किया। वो साल के 20 करोड़ दे रहे हैं और त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने टेंडर जीता। 40% सरकार ने दिया, 60% उसने लाया, पानी शुद्ध हो रहा, इंडियन ऑयल यूज कर रही है। वो 25 करोड़ यूपी सरकार को इरिगेशन के पानी के लिए देते थे, उनको 20 करोड़ दे रहे, 5 करोड़ उनका फायदा हो गया। मथुरा का 80 mld गंदा पानी टॉयलेट का शुद्ध हो गया, तो वो भी शुद्ध हो गए और त्रिवेणी इंजीनियर मुनाफा कमा रहा है, तीनों काम हो गए। ये मतलब ये अलग तरह की इंजीनियरिंग है। अच्छा हुआ कि आप इंजीनियरिंग में नहीं गए। आप एक अलग, मैं कहूं कि रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। डीजल गाड़ियां धुआं बहुत छोड़ती हैं, धुआं बहुत निकालती हैं, तो अपने डीजल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का धुआं निकाल दिया अभी। आप ये आगे डीजल का कैसा फ्यूचर है, बायोफ्यूल का कैसा फ्यूचर है, हाइड्रोजन की कौन सी जगह है और इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी चलेंगी? अभी पहले तो मैं डीजल वाले पर बात करना। देखिए डीजल का ऐसा है कि डीजल हजार्डस है। अभी एक रिपोर्ट आया है कि इसी प्रकार से एयर पोल्यूशन अगर दिल्ली में रहेगा तो दिल्ली में जो जनता है उनका लाइफ 10 से 12 साल से कम होगा। यानी ये कितना संवेदनशील और डेंजरस सब्जेक्ट है आप समझ लो। लोग इसको एहसास नहीं कर रहे हैं और इसलिए डीजल के कारण बहुत समस्या है। तो मैंने भाषण में ये कहा कि 2014 में जब मैं मंत्री बना तो टोटल 4 व्हीलर में 48% डीजल की गाड़ियां थी, 52% पेट्रोल की गाड़ियां थी। अभी आज स्थिति ऐसी है कि 18% डीजल की गाड़ी है, बाकी पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियां है। अब मैंने उनको कहा कि इस देश में अगर लोगों की जान बचानी है तो डीजल का इंपोर्ट कम करना होगा, डीजल का प्रदूषण कम करना होगा। तो मेरी आपसे दरखास्त है
कि आप इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन पर जल्दी शिफ्ट हो जाइए। अगर आप जल्दी शिफ्ट नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति ना आए कि डीजल गाड़ी यूज करने वालों पर 10% एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाने का वक्त आएगा। तो ये लगाने के पहले ही आप इसको कम करिए। ये बात मैंने कही, उससे अनेक कंपनियों के शेयर डाउन हो गए मार्केट में बहुत। तो मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं इंडस्ट्री को बंद करना यह उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य यह है कि डीजल को कम करना। अब मुझे एक बात बताइए, हम लोग स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वातंत्र की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मुझे बताइए, इस देश के आज 16 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं और अनुमान है कि इसी प्रकार से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल निर्माण होने के बाद में भी 2025 में हमारा इंपोर्ट 25 लाख करोड़ का होगा। इस देश के इकोनॉमी से 25 लाख करोड़ बाहर जाना ये अच्छा है। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रवाद और स्वदेशी का सही विचार ये है कि इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। और इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। एक तरफ इकोनॉमी को डेवलप करना है, दूसरी तरफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड परिवार पद्धति, संस्कार जो हम सब काम करते हैं, उसके आधार पर भारत में भविष्य के नागरिक को व्यक्ति निर्माण में संस्कारित करना है। और तीसरी ओर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और इसलिए 2 इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। वन इज नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात है, no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अभी हमने दिल्ली का रिंग रोड बनाया UR2, पानीपत के बाद शुरू होता ना, उसमें दिल्ली में कचरे के माउंटेन है। अब 7 मीटर वो माउंटेन कम हुआ गाजीपुर का, क्योंकि हमने 30 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। और मैं 2 अक्टूबर में, नहीं, मैं इसे पहली बार आपको एक अच्छी न्यूज़, मैं आपको इसे अपने तरीके से पूछता हूं, क्योंकि आपका बताने का तरीका, मैं जरा राजनेताओं से अलग प्रश्न पूछता हूं। दिल्ली में कचरे की राजनीति है या राजनीति का कचरा है, और आप इसका सड़कों में कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो, दिल्ली में कचरा कहाँ है और कौन कचरा, इसको जाने के बजाय मैं महात्मा गांधी जी का अनुयायी हूं। मैं स्वच्छता अभियान चलाना चाहता हूं और कचरे को हटाना चाहता हूं। आप इसका राजनीतिक अर्थ भी निकाल सकते हैं, आप इसका जो भी अर्थ निकालना हो निकालिए, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 2 अक्टूबर को मैं एक पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूं। गांधी जी के विशेष रूप से हम उनको याद करते हैं कि मैं ऐसी पॉलिसी तैयार कर रहा हूं कि नगर परिषद में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां जहां कचरा होगा वो पूरा कचरे को हम लोग सेग्रीगेट करेंगे और रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे और देश का कचरा समूल नष्ट करेंगे। आज और एक अच्छी बात हुई, ये राजनीति में एक उद्घोष है कि देश का कचरा समूल नष्ट करेंगे। राजनीति वाले की बात कर रहे हैं, कचरे की बात कर रहे हैं? नहीं, म्यूनिसिपल गार्बेज की बात कर रहा हूं। देखो, राजनीति में किसको कचरा करना और किसको नहीं करना है तो जनता तय करती है। नहीं, यहीं पे अगली बात है कि जिनका कचरा कर दिया वो भी, और जिन्हें सुरखाब के पर लगा दिए, जिन्हें मोरपंख लगा दिया वो भी। आपका किसी से खराब संबंध नहीं है, ये मैनेजमेंट का कौन सा मंत्र है? ये कोई मैनेजमेंट नहीं है, मुझे भी आश्चर्य लगता है। देखो, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। मेरा कन्विक्शन है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन, तो मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन वाला हूँ। तो मुझे भी, पर मैं एक बात समझाऊं, आप सत्ता और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ते, राजनीति में आपके संबंध किस तरह? मैं आपको, मुझे आश्चर्य लगता है, 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओवैसी से लेकर CPM, जितने पार्टी के सब बोले उस दिन। तो मैं उस दिन पार्लियामेंट में नहीं था, तो मुझे ओम बिरला जी का फोन आया। अरे बोला, आप कहाँ हो? मैंने बोला वो VK सिंह जवाब देंगे, मैं जरा कार्यक्रम थे इधर आ गया। नितिन जी, पहली बार देश के इतिहास में संसद में हर पार्टी का आदमी तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा कह रहा हूं, कम से कम तुमने रहना चाहिए यहाँ।
तो मैंने बोला मुझे कैंसिल करने वाला, बोले आप कैंसिल करिए, आप आइए। मैं दोपहर को बाद आया, फिर दूसरे दिन और मैं सभागृह में था। तो मैंने भाषण में कहा कि मेरी आइडेंटिटी क्लियर होने के बाद में भी आप जो मेरे वैचारिक विरोधक है वो भी मुझे अच्छा कह रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसका कारण ये है, वो भी फिर अपने संस्कारों से ही है कि सही काम होगा। मुझे वसंतराव भागवत हमारे संगठन मंत्री थे, प्रचारक थे, अपने महाराष्ट्र में जनसंघ के समय थे, वो मैं यंग था। बोले नितिन याद रखो कि जो सही काम है, कानूनी काम है, वो किसका भी हो वो होना चाहिए, और जो गलत काम है, जो गैर कानूनी है, वो अपने का भी नहीं करना चाहिए। तो मैं वही बात को लेकर चलता हूं कि अगर सही काम होता है तो कर देता हूं। तो लोगों को अच्छी खुशी होती है कि भाई ये बीजेपी वाला होने के बाद मैं काम कर दिया। तो मुझे वही संस्कार है कि सही काम किसी का वो करना चाहिए। तो मुझे लगता है लोगों में अगर ये काम होता है तो विश्वास आता है, प्रेम आता है। और अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे देश की जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, सब नेता, अनेक बार अब कुछ बातें मैं आपको बता सकता हूं, कुछ बताना उचित नहीं है, पर मैं कभी बोलूं तो कोई काम टालता नहीं, वो काम हो जाता है। नहीं, आप कहते हैं वो टालता नहीं, हो जाता है। वरना मैं ऐसे राजनेताओं को भी जानता हूं, आपने जो बात कही, उनके पास कोई व्यक्ति काम के लिए जाता था तो वो पत्र जारी कर देते थे कि इनका कार्य नियमानुसार कर दिया जाए। देखो मेरी सोच ऐसी है कि यू कैन बेंड द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट। और दूसरी बात ऐसे मैं हमारे अधिकारी को कहता हूं, देखो लॉ मेकर मैं हूं, तुम एग्जीक्यूटर हो, तुमको जो फाइल पे लिखना लिखो। मैं बोलूंगा ये बिल्डिंग को आग लगाओ तो तुम लिखो कि आग लगाने से इतना फर्नीचर जलेगा, इतना ये होगा, उतना होगा, जो तुमको लिखना लिखो। फाइनल ऑर्डर मेरा होगा, मैं बोलूंगा लगाओ आग लगाओ। तो डिपार्टमेंट, जो मैंने मजाक में कहा, डिपार्टमेंट चलेगा, मैं कहूंगा वैसा चलेगा, आप कहेंगे वैसा नहीं चलेगा। मैं आपको सुनूंगा, अगर सही लगेगा तो मैं बदल जाऊंगा, और उसके बाद भी लगता है मुझे तो मैं अपना ऑर्डर लिख दूंगा। नहीं, मैं एक और बात कहूंगा। आपने बिल्डिंग में आग लगाने की बात कही। कुछ लोग इस देश में आग लगाना चाहते हैं और उन्होंने इंडिया और भारत की बात अभी करना शुरू किया। और मैं ये प्रश्न उन नितिन जी से कर रहा हूं जिनके BS6 स्टैंडर्ड में भी भारत है, जिनकी भारत माला में भी भारत है। तो राजनीति स्टार रेटिंग में भी भारत एनकैप है। बिल्कुल। इस पूरे विमर्श को नितिन जी कैसे देखते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिक्स इज ए गेम। इसमें एस जो है सनातन का तो नहीं है? देखिए पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंपल्शन, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड लिमिटेशंस। जो विपक्ष में रहते हैं उनकी अपनी भूमिका रहती है, रूलिंग पार्टी में रहती है अपनी भूमिका रहती है। और जब एक बात मैंने एक बार ये बोला था कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ द अपोजिशन यूनिटी। हम जो स्ट्रांग बन रहे हैं उसके कारण जो वीक लोग हैं वो साथ में आके अलायंस कर रहे हैं हमारे डर के कारण। तो लोकतंत्र में होता ही है, जनता की अदालत में जो फैसला होगा वो होगा। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, हमको हमारी बात कहने का अधिकार है। आज हम रूलिंग पार्टी में हैं, हम अच्छा सरकार, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, और हम अपना गरीब गांव, गरीब मजदूर, किसान के लिए अंत्योदय के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा इवैल्यूएशन जनता करेगी, उनका इवैल्यूएशन जनता करेगी, और जनता उसका निर्णय करेगी। मैं उसी प्रश्न पर आता हूं कि अब उसका एक राजनीतिक पक्ष हो गया। दूसरी बात, भारतमाला 1 आपने कीर्तिमान बनाया था, अब भारतमाला 2 पर काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उसके विषय में थोड़ा सा। कैसा है कि भारतमाला 1 और भारतमाला 2 एक प्रोग्राम है। अभी जैसे मेरे पास काफी लंबी लिस्ट है कि हम लोग देश में कितने हाईवे बना रहे हैं। अभी जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1 लाख करोड़ का, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे वो करीब 5,000 करोड़ का, बेंगलोर चेन्नई अगले जनवरी में पूरा होगा, 2 घंटे में बेंगलोर चेन्नई पूरा हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा ये भी जनवरी में पूरा होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में। दिल्ली से देहरादून नया रोड बन रहा है, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में। दिल्ली से जयपुर एक नया बीच में रोड बना रहा है, एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मुंबई को 2 घंटे में। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, चंडीगढ़ से मनाली 3.5 घंटे में। अब ऐसे इतने रोड अब मैं UR2 बना रहा हूँ। अभी आप ये पानीपत से निकलते पेरीफेरल रोड से, तो दिल्ली में मैं 65,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ।
दिल्ली के आजू बाजू में, और दिसंबर तक में हमारे 90% काम हो जाएंगे। तो ये वहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अब ये UR2 से आप आएंगे तो 15 मिनट में शिव मूर्ति में, और 5 मिनट में एक टनल बन रही पूरी, वो जो शादियाँ होती है वो रोड पर 8 लेन ऊपर 8 लेन नीचे, और वो 24 लेन बन गई है। वहाँ से डायरेक्ट T3 पे टनल जाएगी, तो आप 20 मिनट में एयरपोर्ट जाओगे, 2 घंटे का और 20 मिनट का। और उसी रोड से सीधा द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से आप डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे पे जुड़ेंगे। तो ये क्या है कि इतने प्रोजेक्ट्स है, इसकी डिटेल लिस्ट आपको लेके देता हूं मैं। अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, हम जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू और श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, उसमें से 14 बन गई। अब आपको एक अच्छी बात बताता हूं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये हमारे भाषण में हम पोपट जैसा बोलते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्या, ये बड़ा सबके भाषण में आता था। अब पहली बार मुझे अच्छा लगा कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए, ये हरपाल सिंह जी बैठे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया BRO में, तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अभी हम 9 मिनट में जाते हैं अटल टनल से। अटल टनल से, हाँ, बहुत अच्छी बना है। अब अटल टनल से हम निकलेंगे तो हम 5 टनल बना रहे हैं, तो हम आएंगे लद्दाख और लेह। लद्दाख और लेह से रोड अच्छा बन रहा है, वहां से आएंगे झोजिला, कारगिल के नीचे। वो आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, 12 किलोमीटर, 70% काम हो गया। उसमें 5,000 करोड़ हमने बचाए। उस टनल से बाहर निकलेंगे, फिर जेडमोर टनल आएगी। जेडमोर टनल से बाहर निकलेंगे, फिर श्रीनगर आएंगे। फिर श्रीनगर से जम्मू के रोड पर 18 टनल है, 14 पूरी हो गई, 4 अभी दिसंबर तक हो जाएगी। तो फिर हम आ जाएंगे कटरा, दिल्ली कटरा रोड पर। वो कटरा के वो जो जम्मू श्रीनगर रोड पर कटरा का जो जंक्शन है, वहां से सीधा हम निकलेंगे, अमृतसर से दिल्ली आएंगे, और दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे से सूरत जाएंगे, और सूरत से निकलकर हम नया रोड बना रहे ग्रीन, उसका काम शुरू हो गया। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और काम भी शुरू हुआ 5-6 पैकेज में उधर, और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कोचीन, कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पूरे साउथ को जुड़ेंगे। और दिल्ली टू चेन्नई डिस्टेंस 312 किलोमीटर कम होगा। और ये जो रोहतांग पास से शुरू हुआ है, मनाली से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे होगा, एक्सिस कंट्रोल, 115-120 किलोमीटर के स्पीड से आप जाओगे। तब मुझे पहली बार लगा कि हम पहले भाषणों में बोलते थे, अब कश्मीर से कन्याकुमारी ये पूरा रोड हमने बना दिया। अब दक्षिण जाने के लिए आपको मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से चले जाओगे, 312 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। वाह। एक आपने जो बात कही उसमें बार बार बहुत गति, एक चित्र मन में कौंधता है, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे, मगर उस चित्र के साथ ही कुछ आंकड़े भी मेरे मन में कौंधते हैं। एक्सीडेंट्स, जैसे 5 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट होना, 1.5 लाख से ज्यादा उसमें मौतें हो जाना, कुल मौतें जो हैं उसमें 11% इसका एक भाग बनता है। ये गति तो आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मगर वो सड़क सुरक्षा के लिए और ये जो जाने जा रही हैं, इसके लिए क्या कोई विचार है मन में, ये कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये 10 साल के हमारे बहुत अच्छे कार्यों में ये डार्क एरिया है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पहली बात ये समझिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड रोड इंजीनियरिंग, ये 2 कारण है। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने ये जो भारत एनकैप में जो स्टार रेटिंग का किया है, इसके कारण हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सिक्योरिटी के सब मेजर्स हमारे इसमें आ गई, सब गाड़ियों में 6 एयरबैग्स आ गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जितने सुधार करने थे उतने हमने लगभग किए। रोड इंजीनियरिंग में भी हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, 40,000 करोड़ रुपए खर्चा करके उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, गलतियों को सुधार रहे हैं। फिर तीसरी बात है एजुकेशन। रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं। अभी अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार फ्री ऑफ चार्ज हमारे लिए काम करते हैं एम्बेसडर करके, पर हम काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्कूल में भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, NGOs, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ भी काम कर रहे हैं। फिर एजुकेशन के बाद इन्फोर्समेंट, हमने नया मोटर सेफ्टी हमारा बिल लाया, लॉ कानून लाया,
फाइन बढ़ा दिए, कैमरे, इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम लाई, सब कुछ किया। इन्फोर्समेंट में जो करना था वो किया। इमरजेंसी में हम लोग अब हेलीपोर्ट बना रहे हैं 670 हमारे रोड से एम्यूनिटीज है कि एक्सीडेंट हुआ तो उसको उठा के डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब ये करने के बाद भी 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे, 1.5 लाख मौतें हो रही है, और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट में ये कम से कम 60% यंग लड़के मर रहे हैं। अब इसका कारण बताता हूं क्या है। जब तक ह्यूमन बिहेवियर और माइंड सेटअप नहीं बदलेंगे, जैसे अभी फॉरेन में आप गए, अगर हम रास्ता क्रॉस करें, दूर से गाड़ी देखती रुक जाती है कि रेड सिग्नल है तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, अगर वन वे है तो रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए, मोबाइल रखकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे बात नहीं करनी चाहिए गाड़ी चलाते समय, अगर स्कूटर चला रहे तो हेलमेट पहनना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। और अभी परसों ये दिल्ली मेरठ पर एक्सीडेंट हुआ कि एक एसयूवी से 6-7 लोग आ रहे थे और एक स्कूल बस रॉन्ग वे, वन वे गलत तरीके से जा रही थी और वो वायलेट कर रही थी और उनका एक्सीडेंट होगा और 6 लोग मर गए। तो मुझे लगता है कि लोग जब तक कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये बदले बिना ये बदलेगा नहीं। और ये बदलने के लिए मीडिया का, एनजीओज का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, सबका सहयोग लगेगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का लगेगा। और अभी जो बच्चे कल के नागरिक हैं उनको बचपन में ही हम कुछ कोर्सेज दे रहे हैं, कुछ उनके लिए ट्रैफिक पार्क बना रहे हैं, हम बहुत कार्यक्रम भी कर रहे हैं, निबंध स्पर्धा करते हैं कि भाई रूल्स ऑफ द रोड। अभी ये बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रक ड्राइवर के लिए कि कैसे पालन करना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते, जिसके कारण अनेक बार एक्सीडेंट होते हैं कि जो सबसे बड़ी ट्रक और बस है वो लास्ट लाइन में चलेगी, वो और इसमें घुसा देता है, किसी को कोई लगता ही नहीं, को कहीं भी गाड़ी घुसा रहा है, कहीं भी उठा रहा, फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये माइंड सेटअप है, ये जब तक बदलेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश हमने 9-9.5 साल तक की, अभी भी करेंगे। पर एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि ये एक ही सब्जेक्ट की जिसमें अभी तक हमको सफलता नहीं मिली है, पर आप सब लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से हम और ज्यादा कोशिश करते रहेंगे और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि एक दिन कुछ सफलता मिलेगी। नितिन जी, हम अभी बिल्कुल G20 अभी आयोजन हमारे आंगन में, भारत के आंगन में दुनिया इकट्ठी हुई थी, अभी हम उसकी छाया में ही बैठे हैं। मैं 2 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक तो ये जो बायोफ्यूल अलायंस है, ये विश्व राजनीति में क्या स्थान रखेगा, डायनेमिक्स क्या होंगे, और दूसरा सऊदी अरब के साथ, यूरोप के साथ भारत ने जिस सड़क की कल्पना एक खाका खींचा है वो कैसे होगा। मुझे याद है जब चाबहार वाला था तो आपका रास्ता बदला था हेलीकॉप्टर का पाकिस्तान के ऊपर से। मैं उस पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, मैं अभी ये जानना चाहूंगा कि ये जो यूरोप तक भारत का रास्ता बनने वाला है, जिसमें सऊदी अरब भी हमारे साथ है, ये हमारे लिए कितना फलदायी होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, पहले ये रास्ते की बात बताता हूं। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है और चाइना में 8 से 10% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है। हमारा एक प्रयास है, हमारा उद्देश्य है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में 9% लाएंगे। अगर हमने ये 4-5% कम कर दी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा। हमारा गेहूं, हमारा चावल, हमारा इथेनॉल, हमारा हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स सब एक्सपोर्ट होगा। और आज हम एक्सपोर्ट में बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो रोड बनेगा, इससे किसानों को फायदा होगा, रोजगार निर्माण होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगा और एक प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत विन विन सिचुएशन है। अब ये जो रोड है ये सभी देशों ने मान्यता दी। मेरी जयशंकर जी से बात हुई, मैंने उनको कहा आप हमको लेटर दो, फिर हम इसका अध्ययन करेंगे सभी देशों को कॉन्फिडेंस में लेकर। इसका एक पहले अलाइनमेंट बनेगी, फिर डीपीआर बनेगा, विदेश मंत्रालय इसके बारे में प्रमुख भूमिका, क्योंकि अलग अलग देश इन्वॉल्व है, फिर वो जैसा कहेंगे वैसा काम होगा। पर ये हिंदुस्तान के लिए बहुत उपयोगी है।
दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये जो बायोफ्यूल अलायंस हुई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्राजील ये इथेनॉल का जन्मदाता है। अब ब्राजील में 26% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं, ब्राजील में 15% डीजल में डालते हैं, ब्राजील में एयरफोर्स 22% इथेनॉल फाइटर जेट में डालता है, और ब्राजील में एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल यूज हो रहा है, बायोफ्यूल यूज हो रही है। अब उसके स्टैंडर्ड्स, उसकी टेक्नोलॉजी, अभी आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर ये जो परली है, इससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के 185 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है और 36 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं जो परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं। इसमें ट्रैक्टर, बसेस, ट्रक चलेगी। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम उनको देंगे, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमको मिलेगी, उनके जो स्टैंडर्ड्स है वो हम अडॉप्ट करेंगे, हमारे जो स्टैंडर्ड्स तैयार किए वो अडॉप्ट करेंगे। तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन दिस 20 कंट्रीज। अब इसमें से जितना अभी मैं आपको मेरे मन में आइडिया आई कि श्रीलंका और बांग्लादेश हमारे नजदीक है। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बुलाया था मुझे, तो मैंने उनको एक सजेस्ट किया कि हमारी नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है वहाँ बाम्बू से इथेनॉल बनता है, बहुत सक्सेसफुल हुआ, और बाम्बू नॉर्थ ईस्ट में है। तो मैंने उनको कहा कि आप 20% इथेनॉल वहां से पाइपलाइन डालिए बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल देने के लिए। तो मैंने कहा भाई 20% इथेनॉल डाल दो पेट्रोल में, तो पेट्रोल की कॉस्ट कम होगी और बांग्लादेश का पोल्यूशन भी कम होगा और भारत का फायदा भी होगा। तो श्रीलंका और बांग्लादेश को अगर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भेजेंगे तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा, 2 पैसे हमको मिलेंगे, उनका भी पैसा बचेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो इस प्रकार से ऐसी अनेक बातें हैं कि हमारे इन सब देशों के बीच में अभी हम लोग बांग्लादेश को इसमें है G20 में, हम उनकी मदद करेंगे, फिर ब्राजील हमारी मदद करेगा। अमेरिका में कॉर्न की इकोनॉमी है, आपको पता है ये मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल आया था, एमएसपी से नीचे, एमएसपी ज्यादा थी और कमर्शियल प्राइस और मार्केट प्राइस कम थी। इथेनॉल शुरू हुआ, मक्के का भाव 2200 रुपए है, किसान को फायदा हुआ। जो सुदर्शन जी कहते थे कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बन गया। अब बिटुमिन बनने शुरू हुआ, मैं तो चाहता हूं बिटुमिन किसान बनाएगा, और अब किसान बिटुमिन दाता, अन्नदाता और ऊर्जादाता नहीं तो वो एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन बनाने वाला दाता बनेगा। ये हमारा विजन है और ये निश्चित रूप से पूरा होगा। अरे वाह। एक जब मैं आपसे मिलने गया तो पहले भी आपके पीछे जॉन एफ कैनेडी का एक सूक्ति लगी रहती थी, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो ये सूक्ति आपके मन में, आपके काम में दिखाई देती है, मगर सड़कों के मामले में हम विश्व के नंबर 1 देश कब होंगे? देखिए, अभी हमने IIM बेंगलोर से एक अध्ययन किया है कि भारतमाला 1 में हमने जहां रोड बनाए हैं वहां की जनता का, किसानों का और सबका उत्पादन ग्रोथ कितनी बड़ी है, 8% है। रोड बनाने से ग्रोथ बढ़ती है और इसीलिए जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। द प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फ्रॉम द रोड। तो मुझे लगता है कि रोड से काफी फायदा होगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा प्रदूषण, अगर आप मुंबई से पुणे पहले जाते थे, जब मैं मंत्री था, 9 घंटे लगते थे और खंडाला लोनावाड़ा में गाड़ियां बंद पड़ती थी, अब 2 घंटे में आते हैं। तो पेट्रोल डीजल कम हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमने नए रोड बनाने से उसके पोल्यूशन कितना कम हुआ, तो करोड़ों टन ऑफ CO2 उसका इमिशन कम हुआ। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2070 को हमको कार्बन न्यूट्रल देश बनना है। तो एक तरफ फ्यूल में बदल करेंगे और पेट्रोल डीजल में एवरेज ज्यादा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश 2070 में अगर कार्बन न्यूट्रल बनेगा तो कितना अच्छा होगा। हमारे यहाँ डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक प्रगति और विकास की ओर ले जाने वाले रोड होते हैं। अब ये जो आपने प्रश्न पूछा है
मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है, ये कब तक पूरा होगा ये कहना कठिन है। पर वर्ल्ड में वी आर सेकंड लार्जेस्ट नाउ। मैंने इतना जरूर बताया कि 2024 जब समाप्त होगा तो हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और अब अमेरिका हमसे काफी आगे है, तो उनसे आगे जाने वाली बात को तो मैं आज अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा। 2024 जब समाप्त होगा, मैं कहता हूं 2024 जब शुरू होगा, तो 2024 जब शुरू होगा तो वो आपके मंत्रालय के ऐसे कौन से 3 काम होंगे जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? देखिए, मैं आपको ये सवाल बहुत बार मैं दे चुका और जो मेरे मन का है कि मैं जब महल में रहता था अपने कार्यालय के पास, वो तिलक पुतले पे जाते थे, वो साइकिल रिक्शा में बैठते थे और वो आदमी को धोने का काम होता था। हमारे स्क्वायर पर तिलक पुतले में मैं उतर जाता था और बेचारा खींचता था। तब से वो मेरे मन में एक बहुत वेदना थी। दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते थे कि जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक मानवता के आधार पर हम कह नहीं पाएंगे कि हमने कुछ किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं कभी जिंदगी भर इसमें बैठूंगा नहीं। और हमारे देश में करीब 1.25 से 1.5 करोड़ ये आदमी को धोने वाले साइकिल रिक्शा या आदमी के रिक्शे थे, और 50 लाख कम से कम 1 क्विंटल का 2 क्विंटल का बोरा लेकर वो साइकिल पे चलाने वाले साइकिल रिक्शा थे। पर मुझे सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ है तो 2014 में आने के बाद मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, और आज देश में लगभग नहीं के बराबर है। आपको साइकिल रिक्शा नहीं दिखता, आदमी को धोने वाला रिक्शा नहीं दिखता। इन 2 करोड़ लोगों को मानवता के आधार पर ये जो नया जीवन जीने का स्वातंत्र मिला है, दैट इज टू बी ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। वही मैं मानता हूँ कि वो सबसे अच्छी है। बाकी टनल, ब्रिजेस, एक्सप्रेस हाईवेज, वर्ली बांद्रा, जोजिला टनल, ये तो है, पर ये गरीब आदमी के लिए जो अंत्योदय की जो बात, सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्दिष्ट है, उसमें 2 करोड़ लोगों को मानवता के आधार पर ये जो नया जीवन मिला है मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा ने, दैट इज टू बी ए ग्रेट सेटिस्फेक्शन फॉर मी। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं एक, आपके संबंध सबके साथ अच्छे हैं, तो इस 2 करोड़ लोग आए, कुछ थोड़े से लोग बंगाल में अभी भी इस काम में, कलकत्ता में हैं, और जैसे घोड़े को जो इंजेक्शन लगते हैं बीमारियों से बचाने के कि पैर में कोई चोट ना लगे, वही इंजेक्शंस उन लोगों को भी लगते हैं। तो आपके सबके अच्छे संबंध हैं, आप इस बारे में थोड़ी ममता जी से बात करेंगे? मेरी जानकारी ऐसी है, मेरे पास चित्र हैं उनके कुछ। हाँ, अभी लगभग नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड में, बिहार में और बंगाल में भी ये लगभग नहीं के बराबर है, और कई होंगे। तो अब सरकार ने इसके लिए ई रिक्शा की स्कीम बनाई है, और उसमें क्वालिटी को, दिल्ली में जरा क्वालिटी गड़बड़, मैंने एक बार डटाया उनको सबको। मैंने बोला ये ऐसे, मैंने उनको अलाउ किया है कि वो बजाज का चक्का लाते, हीरो का एक्सल लाते। इस पर झगड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि ISI स्टैंडर्ड के पार्ट्स तो उनके हैं। तो मैंने कहा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। मैं एक बार भी वेरीफाई करूंगा। और बैंकों ने मुद्रा योजना में इन सबको लोन दिया है। और आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, मेरी पत्नी एक कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन है नागपुर में। तो मैंने उनको कहा, जनरली मुझे लगा आपने कहा कि मेरी बैंक मेरी पत्नी है। मेरी बैंक भी मेरी पत्नी है। नहीं, वो बैंक की चेयरमैन है। तो मैंने उसको कहा कि ई रिक्शा को फाइनेंस करो। तो उसने मुझे कहा तुम्हारी राजनीति तुम्हारे पास रहने दो, हमारा पैसा डूबेगा। तो मैंने कहा देखो, मैं राजनीतिक नहीं कर रहा, तुम ट्राई करके तो देखो। तो उन्होंने 50 ई रिक्शा को फाइनेंस किया, सब रेगुलर पैसे देने लगे। अब उन्होंने 650 लोगों को फाइनेंस किया, सब रेगुलर पैसे देने लगे। और मेरा विश्वास है अब लड़कियां भी, जैसे लड़के तो रिक्शा चलाते थे, अब लड़कियां भी ई रिक्शा चलाने लगी है। और एक ई रिक्शा वाला 800 से 1000 रुपए रोज कमा रहा है। यानी ये 2 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाला। दूसरी बात और एक है कि मैक्सिमम 70% लोग शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, और आज उन लोगों को एक नया जीवन मिला है। ये निश्चित रूप से हमारी सरकार के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
धन्यवाद नितिन जी। आपके साथ संवाद हमेशा बहुत रुचिकर होता है, बहुत सारी जानकारियां आती हैं और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत पारदर्शी होता है, आप खुल के बोलते हैं। मुझे लगता है आज इस सभागार में सभी श्रोताओं को बहुत सारी जानकारियां भी मिली होंगी, मगर इस संवाद से एक उत्साह भी मिला होगा। थोड़ा आपको कहूंगा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए थोड़ा कहिए। देखिए फ्यूचरिस्टिक विजन आप हैं तो फिर वो आह्वान आपकी तरफ से ही आना चाहिए। मैंने तो कहा कि अब एक्चुअली मैं किसके पीछे है। आज मैं हाइड्रोजन की कार में आना चाहिए था, मैं इलेक्ट्रिक कार में आया हूँ। देश की हाइड्रोजन की पहली कार मेरे पास है, लॉन्चिंग से पहले है। तो उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, उसका अर्थ होता है फ्यूचर। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन और फ्यूचरिस्टिक प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, और राष्ट्रभक्त और नेशनलिस्ट लोगों ने अब संकल्प करना चाहिए कि ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। बहुत सुंदर। जैसे आज ये पेट्रोल, डीजल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वैसे हम हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल, फार्मास्यूटिकल हमारे हाइड्रोजन पे चलेगी। गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे। और ये हाइड्रोजन देश का किसान बनाएगा, एक सोलर पैनल लगाएगा अपने रूफटॉप सोलर गोडाउन में, एक इलेक्ट्रोलाइजर में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। और इलेक्ट्रोलाइजर से पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, उसका गैस स्टेशन होगा, ट्रक बसेस में वो हाइड्रोजन भरेगा और हाइड्रोजन पे गाड़ी या ट्रक बसेस चलेगी और वो हाइड्रोजन को बचाकर हम दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे आज सऊदी अरबिया, दुबई, ये देश जब पेट्रोल डीजल आयात कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन निर्यात करने वाला देश बनेंगे। वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकल्प होगा और नेशनलिस्ट लोगों में तो हमने पहला करना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। और आपने एक बात में जो किया, उस आप पूरा एक चित्र खींच देते हैं। लखनऊ से बाराबंकी एक बहुत अच्छी सड़क जाती है, मगर वो इतनी अच्छी सड़क फाइनली राम जी के मंदिर अयोध्या ही जाती है। तो ये विकास का रास्ता इस आध्यात्मिक देश में अंततः कहाँ जाता है? आपने बोल दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, इसकी एक घटना बताता हूँ। मेरी माँ मरने के 4-6 महीने पहले गाणगापुर गई थी। आपको महाराष्ट्र में अक्कलकोट, गाणगापुर, पंढरपुर, तुळजापुर। और वहां से आने के बाद वो इतनी दुखी थी कि उसके पीठ में इतना दर्द हो गया। तो बोला, नितिन तुम्हें कभी जिंदगी में अगर अवसर मिलेगा तो पहला काम करो कि हमारे जो तीर्थ स्थान है उनको कम से कम अच्छे रोड बनने चाहिए। मैं रोम में गया था, मैं वर्ल्ड में अनेक जगह जाता हूँ, मस्जिद में गया हूँ, बौद्ध विहार में, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट एशिया में गया, इंडोनेशिया, मलेशिया। मेरे मन में एक डर था कि हमारे तीर्थ स्थल जो है वहाँ अच्छे रोड नहीं है। मैंने प्रायोरिटी से किया बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम। अब मैं हमारे विशेष रूप से हिमालय से, इंडिया से हम लोग अपना ये कौन सा कैलाश मानसरोवर को रोड बना रहा हूँ। फिर पंढरपुर, तुळजापुर, अक्कलकोट, गाणगापुर सब बना दिए। बुद्ध सर्किट 22,000 करोड़ का, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको, सब रोड बना दिए। अयोध्या में मैं 35,000 करोड़ के आजू बाजू रोड बना रहा हूँ, जहाँ सीता के जनक राजा के गांव तक नेपाल में घुसकर रोड बना रहा हूँ। फिर राम वनवास में गए, वो रोड बना रहा हूँ। फिर पंचक्रोशी परिक्रमा का रोड बना रहा हूँ। फिर अब मथुरा आ रहा हूँ। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर मैंने अमृतसर में, ये दिल्ली हमारा कटरा रोड अमृतसर के अंदर नहीं जा रहा था। 4 गुरुद्वारा उसमें इम्पोर्टेंट है जो गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो मैं उन्हें वो रोड का ये भी बनाओ और अंदर से ये गुरुद्वारा भी हमारे हाईवे पे जुड़ने चाहिए, वो भी लिए। तो सब धर्म के, चाहे मुस्लिम धर्म के भी देवस्थानों, सबको जोड़कर मैं ये मानता हूं कि तीर्थाटन करने वालों की संख्या 4 गुना ज्यादा इस देश में बढ़ेगी। इतने अच्छे रोड बन गए हैं और ये रोड बन गए, ये देश की इतिहास, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने वाले ही होंगे। देश आगे बढ़ेगा मगर अपनी सांस्कृतिक धरोहर, विरासत से जुड़ते हुए आगे बढ़ेगा। आप एक काम करिए, आप मानस सरोवर
अगले मार्च अप्रैल में आप पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाने का कार्यक्रम करिए और निश्चित रूप से आप हिंदुस्तान से जा सकोगे। 85% काम हो गया पूरा, कठिन है वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर। पराग बिहारों में भी है मेरे साथ, उन्होंने भी कुछ जानकारी इस बारे में दी और ये तय है कि अगले वर्ष मार्च अप्रैल में मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल जाइए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। आपके साथ बातचीत का सत्र ये कभी विराम का भी संभव नहीं है, बातचीत बहुत हो सकती है, बहुत सारे आयाम हैं, परंतु आज आपने जितनी जानकारियां दी हैं, मुझे लगता है कि नए उभरते भारत की जो उत्साही तस्वीर है, जो मनों में रंग भरने वाली इसकी क्षमता है, वो हम सब में उत्साह का संचार करेगी, जानकारियां देगी और भारत का जो चित्र हम सब के मन में और दुनिया के सामने आना चाहिए, उसको हम दुनिया के सामने रख सकेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। आपने आज कैबिनेट मीटिंग के बीच में से, सारी व्यस्तताओं के बीच में से समय निकाला। अदरवाइज ये पांचजन्य के लिए आपका स्नेह है कि आज ये कार्यक्रम हुआ, वरना आज के दिन इवेंट करना मुझे नहीं लगता कि किसी मीडिया हाउस के लिए और कोई ये संभव होता कि सब लोग पांचजन्य के स्नेह के कारण यहाँ पर खिंचे चले आए। बहुत बहुत आभार सबकी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की एक कोट है कि इट यूजुअली टेक्स मी 3 weeks टू प्रिपेयर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, यानी कि इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देना हो तो मुझे 3 हफ्ता लगता है। वो अगर मुझे लगता है कि मार्क ट्वेन नितिन गडकरी से मिलते तो अपनी धारणा बदल लेते क्योंकि इतनी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच जो आपने देखी, हमने देखी और कई बार देखी, वो ऐसी है कि वो ऐसे ही रैप्ट अटेंशन में पूरी ऑडियंस सुनती रहती है और नितिन जी बोलते रहते हैं। और जैसा भी हितेश ने कहा कि ये 1 घंटा और चल सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे विराम देना होगा। आपका बहुत धन्यवाद और मैं भारत जी से और प्रफुल्ल केतकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, नितिन गडकरी जी का सम्मान। जी आप भी। हरपाल जी से भी अनुरोध है, एक्स डीजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन